हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। जी हाँ, आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपको प्यारे बच्चों पिछली क्लासेस की लगभग की 3-4 क्लासेस की आपको PDF अवेलेबल नहीं करा पाए थे टेलीग्राम पे। कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए। आज रात 8 PM से पहले टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों सारे नोट्स मिल जाएं, ये प्रॉमिस करता है शिवम मिश्रा। 8 PM से पहले आप प्यारे बच्चों सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे पिछली क्लास के, जाके पढ़िए, ठीक है ना। और वीडियो टारगेट है प्यारे बच्चों 1000 लाइक का टारगेट है। देखते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग करवा पाते हैं कि नहीं। 1000 लाइक का प्यारे बच्चों हम टारगेट आज रखते हैं, ठीक है ना। और आपको दिखाना है कि क्या होती है स्टूडेंट पावर। और सबको बता दीजिए कि SKM स्टडी एक ऐसा चैनल है जो कि सबको फ्री में नोट्स दे रहा है। जाके एक्सेस करिए, डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों नोट्स का लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम SKM स्टडी टेलीग्राम चलता है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। SKM स्टडी, यहाँ पे मॉडल पेपर सारे नोट्स आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियोस की लिंक प्यारे बच्चों मिल जाएगी, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलती हैं फ्री में, ठीक है ना। और यह प्यारे बच्चों केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का हर साल आने वाला प्रश्न है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के लिए, इसे जरूर तैयार कर लो। 100% गारंटी प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपका एक भी सवाल आने वाला नहीं है। देखिए, पढ़ने का आपके पास प्यारे बच्चों टेक्निक होनी चाहिए, हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क। तो आपको हमेशा स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के पीछे बिल्कुल भी आपको भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों आप अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आपका जाहिर सी बात है आप अच्छे खासा नंबर गेन कर पाएंगे। अगर वहीं पे प्यारे बच्चों हार्ड वर्क मतलब ये है कि आप मेहनत तो कर लिए, पढ़ तो लिए, लेकिन वो परीक्षा में आपके प्रश्न आया ही नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या है? मेरे वीडियोस को देखिए, जो आपको पढ़ा रहे इसको देखिए, पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद जाके इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे लेंगे मेरे प्यारे लाडलो। क्या है प्रश्न? सामान्य ताप एवं दाब पर, मतलब सामान्य ताप है, जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर है, और उतना क्या है? दाब है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। ब्रोमीन एक द्रव है, यानी कि जब सामान्य ताप और दाब पर जो ब्रोमीन होता है यह एक द्रव होता है, जबकि आयोडीन क्या होता है? ठोस होता है। ऐसा क्यों? और इसका प्यारे बच्चों आपको कारण स्पष्ट करना है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव होता है जबकि आयोडीन ठोस हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है? तो उत्तर में प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर में लिख लीजिएगा, आयोडीन का अणुभार तथा आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक हैं। यानी कि जो आयोडीन होता है इसका जो अणुभार होता है और जो आकार होता है, ब्रोमीन के अणुभार और आकार से क्या होता है? अधिक होता है। चूंकि आयोडीन अणु के मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पे? जो आयोडीन के जो अणु है उनके मध्य जो आकर्षण लगने वाला बल है, आकर्षण बल है, वो ब्रोमीन की तुलना में भी क्या है? अधिक है। इसलिए आयोडीन ठोस तथा ब्रोमीन द्रव होता है। कब प्यारे बच्चों? सामान्य ताप एवं दाब पर। ये रीजन समझ आया? तो दे देगा आपके बोर्ड में कि सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव है जबकि आयोडीन ठोस। ऐसा क्या कारण है? तो सीधा बता देना है कि सर जो आयोडीन का अणुभार और आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक होता है, पहला रीजन हो गया। और आयोडीन अणु के मध्य जो लगने वाला आणविक आकर्षण बल है, मतलब जो दो अणुओं के मध्य, देखिए जैसे ये दो हो गए, ये एक और दो, इन दोनों की जो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण, चिपके रहने वाला गुण है, वह अधिक है। किसके अंदर? आयोडीन के अंदर। और ब्रोमीन के अंदर क्या है? कम है। इसीलिए प्यारे बच्चों रीजन है कि आयोडीन ठोस में और ब्रोमीन द्रव होता है सामान्य ताप एवं दाब पर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, ठोस एरोसॉल ठोस एरोसॉल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। यानी जो ठोस एरोसॉल होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके एक उदाहरण भी आपको देना है। तो ठोस एरोसॉल की सबसे पहले जानते हैं परिभाषा क्या होती है। अगर इसकी आपको परिभाषा मालूम हो जाएगी तो आप इसको प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से अपने बोर्ड में लिख पाएंगे। सारे नोट्स और PDF टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? SKM स्टडी पर मिलेगा प्यारे बच्चों, जाके डाउनलोड कर लीजिए। जो आपको नहीं मिला है, कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है
तो कमेंट में आप लोग क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, कमेंट कर देंगे। जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस, जब जो परिक्षिप्त अवस्था क्या हो, ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। मतलब समझिए, परिक्षिप्त अवस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। अब परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या होता है? आपको ऐसा लगेगा ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो परिक्षिप्त अवस्था मतलब होता है जो चीजें कम हो, जो क्या हो प्यारे बच्चों, क्या हो, कम हो। और परिक्षेपण माध्यम मतलब गैस, यानी कह सकते हैं कि जो घुल रही है, जो घुलेगी वो परिक्षिप्त, और जो घोलेगा वो परिक्षेपण माध्यम। तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, जो कार्बन के कण होते हैं किस में घुले रहते हैं, वायु में घुले रहते हैं। तो वायु क्या है, परिक्षेपण माध्यम, और वायु क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब घुलने वाला होता है, वो उसको क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। और वायु क्या है, गैस है। परिक्षिप्त, परिक्षिप्त मतलब घुल कौन रहा है, कार्बन के कण, और कार्बन क्या होता है, ठोस होता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है ना, जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, धुआं जो होता है क्या है, ठोस एरोसॉल है। ज्वालामुखी क्या है, ठोस एरोसॉल है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है यह भी तो ठोस एरोसॉल के अंतर्गत आता है। तो यह इसके क्या प्यारे बच्चों, उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। इकाई मतलब इसका मात्रक ज्ञात करना है। किसकी, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, यूनिट ज्ञात करनी है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1। के की इकाई क्या हो जाएगी, अगर इसको करेंगे प्यारे बच्चों तो ये यहाँ पे के यहीं पे रखेंगे, ये गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में। तो के बराबर हो जाएगा आर की इकाई बटे ए की इकाई। आर की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ए की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। अब मोल से मोल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1/सेकंड। और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। और यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है, यही क्या है आपका उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। यानी कि जो कॉपर सल्फेट का कोई विलयन हो, विलयन क्या हो प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट का हो, और उसमें हम लोग क्या करें, लोहे की कील डाल दें। क्या डाल दें, लोहे की कील डाल दें, तब क्या होगा, रीजन आपको देना है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। बात समझिएगा, यहाँ पे ये है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन कोई नहीं होता, बल्कि जो कॉपर सल्फेट होता है यह लोहे की परत पर चढ़ जाती है। कोई कॉपर होती है, क्या होती है, लोहे की परत के ऊपर एक चढ़ जाती है, लेप बना लेती है। जैसे ये किसी न किसी परत का लेप चढ़ा हुआ है, क्यों चढ़ा हुआ है, अगर इसकी सक्रियता इससे अधिक होती तो यह इसके साथ क्रिया करके घुला देता, लेकिन इसकी सक्रियता इससे कम है इसलिए इस पे चढ़ गया है। तो वही चीज है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की क्या चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है। कॉपर की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि कॉपर की जो सक्रियता है, कॉपर की सक्रियता है वो क्या है, लोहे से कम होती है। लोहे से क्या होती है प्यारे बच्चों, कम होती है। और यही रीजन होता है कि कॉपर की परत लोहे के कील पर चढ़ जाती है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग लोहे की कील को डालते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एफ केंद्र क्या है। एफ केंद्र क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहलाता है, या फिर उसे एफ केंद्र कहते हैं। याद रखना, सारी नोट्स और पीडीएफ, सारी नोट्स और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और वीडियो के प्यारे बच्चों लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहते हैं, या फिर वह एफ केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं।
यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं यह क्या प्रदर्शित करते हैं, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है, तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है क्या होती है, निम्न होती हैं, कम होती हैं, तथा उनके वाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। और जो इनके वाह्यतम कोश होता है उसमें क्या होते हैं, रिक्त कक्षाएं उपस्थित होती हैं और ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलो प्यारे बच्चों, एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्यों, स्पष्ट करो। यानी जो एथिल एमीन होता है यह क्या प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। समझ में आया। क्योंकि जो नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होने के कारण, ऐसा रीजन क्या होता है कि जो एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, सीधा बता देना, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इसलिए एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, बस दैट्स आंसर। यह एक दुर्बल एकांकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है और यह और क्या होती है, यह दुर्बल एकाकी क्षारक की व्यवहार भी प्रदर्शित करती है। तो ये प्यारे बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। नोट्स की बिल्कुल मत टेंशन ले लीजिए, मैं वहां पे इसको सेंड कर दे रहा हूं। ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।